हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम पढ़ेंगे कृतिका का पाठ नंबर 2। पाठ नंबर 1 हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो कृतिका बुक को आज हम पढ़ने वाले हैं और इसमें है पाठ 2, मेरे संग की औरत। तो इस पाठ को किसने लिखा जानेंगे। ये लेखिका है मृदुला गर्ग। किसने लिखा? मृदुला गर्ग। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। ये पाठ किस विधा में लिखा हुआ है? संस्मरण विधा में। यानी कि संस्मरण किसे कहते हैं? जिसको याद करके लिखा हुआ हो। जब हम याद करके कोई बात लिखते हैं तो उसको कहते हैं हम संस्मरण। और इसमें क्या किया है, इस पाठ के माध्यम से हिंदी की सुपरिचित कथा लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने सगे संबंधियों के जीवन और उनकी कार्यशैली का वर्णन करते हुए जीवन की तमाम विशिष्ट घटनाओं और ऊहापोह को जन सामान्य के अनुभव क्षेत्र की वस्तु बनाकर प्रस्तुत किया। क्या किया लेखिका ने कि अपने परिचित की, उनके परिचय की जितनी भी उनकी महिलाएं थीं, उनकी नानी, उनकी दादी, उनकी परदादी, उनकी माँ, उनकी बहनें, सबके अनुभव उन्होंने इस रचना में लिखे हैं। यह पाठ महिला और नारी जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। यह पाठ क्या है? महिला या नारी जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। पाठ की केंद्रीय संवेदना आज भी नारी है। नारी है, यानी कि जो पाठ है वो पूरा नारियों के ऊपर लिखा गया है। तो चलिए शुरू कर देते हैं इस पाठ को। देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है। तो इसमें क्या है कि देखिए, मेरी एक नानी थी। लेखिका लिखती है कि मेरी एक नानी थी। जाहिर है मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अब बस उन्होंने अपनी नानी के बारे में सुना था कि मेरी एक नानी थी, और कह रही है कि मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि जब मेरी माँ की शादी भी नहीं हुई थी उससे पहले ही वो मर चुकी थी। तो जब भाई माँ की शादी नहीं हुई तो बेटी कहाँ से होती? तो इसलिए उन्होंने देखा नहीं था, केवल सुना था अपनी नानी के बारे में। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण, और या फिर बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। अब देखिए, दादी और नानी से हर कोई कहानी सुनता है, पर लेखिका कहती हैं कि अब हमें तो बस नानी की कहानी सुनने को मिली, नानी हमें नहीं मिली कभी। ठीक है, नानी से कहानी भले ही ना सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी थी कि हमने नानी के बारे में सुना था, उनकी कहानी सुनी थी, परंतु नानी ने कभी हमें कहानी नहीं सुनाई। क्यों नहीं सुनाई स्टूडेंट? क्योंकि नानी उनकी इस दुनिया में थी ही नहीं। और बहुत बाद में जाकर उनका असली मर्म समझ में आया। और बहुत जब बड़ी हो गई लड़कियां सारी, तो जब लेखिका और उनकी बहनें जब बड़ी हो गई, तब उस बात के अर्थ को वो समझ पाई, नानी ऐसी क्यों थी। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। क्या थी? मेरी जो नानी थी वो पारंपरिक अनपढ़ थी और पर्दा करके रहने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। और कैसी थी नानी? जो नाना थे उनकी शादी के तुरंत बाद कहाँ चले गए थे? विलायत, यानी कि विदेश में चले गए थे बैरिस्ट्री पढ़ने, अर्थात वकील की स्टडी करने के लिए, वकील जो LLB वगैरह होती है उसकी वकील बनने के लिए। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वो लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग ज़िंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। अब जब उनके पति आए बाहर से पढ़कर, जो वकील बनकर वो आए, तो वो विदेशों की जिस तरह से विदेशों में रहते थे उसी तरह से वो ज़िंदगी बसर करने लगे अपने। तो क्योंकि वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़कर आए थे, तो अब भैया वो तो विदेशों की तरह रहने लगते, उसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी बसर करते। परंतु नानी का इस पर कोई असर नहीं हुआ। नानी उन्हें देखकर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, वो जैसी थी वैसी ही वो रहीं। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया, और ना ही उन्होंने अपने पति को कभी ये कहा कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये मुझे बुरा लगता है। इस तरह से कभी उन्होंने पसंद नापसंद का इजहार नहीं किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी अर्थात मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँहजोर हो उठी थी। और कभी भी नानी ने कोई भी अपनी पसंद नापसंद अपने पति पर नहीं थोपी थी। पर जब क्या हुआ कि कम उम्र में नानी को जब लगा कि मैं अब नहीं बचूंगी, वो बीमार हो गई थी, तो उनकी एकमात्र जो बेटी थी 15 साल की, अर्थात जो लेखिका की माँ थी, उसकी शादी की फिक्र के वजह से वो इतनी डर गई कि एकदम से वो मुँह जोर हो गई, यानी कि बहस करने लगी। जिस महिला ने कभी भी अपने पति से बहस ना की हो, ज़बरदस्ती ना की हो अपनी बात मनवाने के लिए, तो वो एकदम से मुँह जोर हो उठी, यानी कि अपनी बात मनवाने के लिए जिद करने लगी। नानी से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। अब उन्होंने पहले क्या होता था, पहले ज़माने में औरतें किसी भी पराये मर्द से नहीं मिल सकती थी, पराये पुरुष से नहीं मिल सकती थी।
परंतु नानी ने सब लिहाज छोड़ दिया, ठीक है, किसी की परवाह नहीं की और उन्होंने कहा अपने पति से कि अपने दोस्त को प्यारेलाल, जो स्वतंत्रता सेनानी है प्यारेलाल शर्मा, उनसे मिलना वे चाहती हैं। सब लोग दंग रह गए। अब जो स्त्री कभी किसी पुरुष से ना मिली हो और वो कहती है कि मुझे तुम्हारे दोस्त से मिलना, अपने पति के दोस्त से वो मिलना चाहेगी, सब लोग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराए मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुँह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। तो ये सब लोग सोच रहे थे भाई बताओ इस तरह से कैसे मिल सकती है ये, और क्या कहना चाह रही होंगी। पर नानी ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। परंतु नानी तो बहुत बीमार थी, उनको पता था कि मैं अब बचूंगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर जब नाना ने क्या किया, नाना समझ गए कि भाई अब मेरी पत्नी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये बचेगी नहीं। तो उन्होंने मौके को समझा और अपने दोस्त प्यारेलाल को जाकर बुला लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया, यानी कि हुजूर में पेश करना यानी कि बीवी के सामने पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तुम उनसे मिल लो, और अपने दोस्त को बुलाकर वो ले आए। अब क्या होता है देखिए, अजनबी से वो क्या कहना चाह रही है ये सब उन्होंने कहा कि भाई बुलाकर ले आए वो। अब इसमें देखिए कुछ शब्द अर्थ हैं, जो मर्म का अर्थ हो जाएगा रहस्य, पर्दानशी पर्दा करने वाली औरत, बैरिस्ट्री मैंने आपको बताया वकालत, रीति रिवाज परंपरा या तरीके, इच्छा आकांक्षा यानी कि चाहत, इजहार करना व्यक्त करना, मुँहजोर बहुत बोलने वाली, लिहाज संकोच, अजनबी गैर व्यक्ति, ठीक है, अजनबी क्या हो जाएगा, कोई गैर व्यक्ति, और फरमाबदार आज्ञाकारी, जुनून जोश, दखल देना, हस्तक्षेप करना। तो इस तरह से ये शब्दों के अर्थ हो गए। अब क्या हुआ, अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरतअंगेज़ था। अब उनके पति क्या करे, अब उनके अपने दोस्त को बुलाकर ले आए, प्यारेलाल शर्मा को बुलाकर ले आए। अब क्या हुआ कि उन्होंने जो कहा वह और भी हैरतअंगेज़ था, अर्थात वो और भी ऐसा था जिसको सुनकर आश्चर्य होता। उन्होंने कहा वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। उन्होंने देखिए नानी ने क्या कहा, अपने पति के दोस्त से कहा कि मेरी बेटी के लिए, क्योंकि मैं तो बचूंगी नहीं, मैं तो मर जाऊंगी, और मेरे जो बेटी है उसके लिए जो लड़का ढूंढेंगे, वर ढूंढेंगे, तो वो आप ही तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि बेटी की शादी साहबों के फरमाबदार से हो। कि मेरे पति क्या हैं, वो तो साहब हैं, वो तो यानी कि नौकर है, एक तरह से क्या है, साहब हैं, अंग्रेज़ों के नौकर हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी किसी अंग्रेज़ों के नौकर से हो। इसलिए उन्होंने अपने पति के दोस्त से ये कहा, आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। उन्होंने कहा कि भई आप ऐसा करना, जिस तरह से आप स्वतंत्रता सेनानी हैं ऐसे ही किसी लड़के से मेरी लड़की की शादी करना, परंतु अंग्रेज़ों के नौकर से मेरी बेटी की शादी मत करवाना। वह कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। अर्थात जिस महिला ने कभी अपनी आज़ादी की बात नहीं की और वो देश के प्रति, देश की आज़ादी के लिए इतनी समर्पित थी। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। अब लेखिका लिखती है कि मुझे बाद में समझ में आया कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी बड़े आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रहीं। है ठीक है, उन्होंने नाना देखे जो क्या होता है परिवार में अक्सर कलह हो जाती है कि हम अपने तरीके से जीवन जीते हैं और दूसरे को भी हम चाहते हैं वो हमारे तरीके से जीवन जिए, पर होता क्या है इसी वजह से घर में झगड़ा होता है। तो लेकिन नानी कैसी थी, वो खुद जियो और जीने दो वाली सोच की मालिक थी। वो कहती थी कि भाई मैं भी जी रही हूँ आज़ादी से, जैसे मैं चाहूँ, और तुम भी जियो जैसे तुम चाहो। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरी की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। अब वो क्या कहती हैं, लिखती हैं कि भाई देखो अपनी तरीके से जीने में भी एक तरह की आज़ादी है। अब आजकल आज़ादी का मायने क्या हो गए कि बिल्कुल खुल के जियो, बिल्कुल बिंदास जियो, कोई टोका टाकी ना हो। परंतु वो क्या कहती थी, भले ही पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, पर अपनी तरीके से रहना, खाना पीना, ये सब भी आज़ादी का ही हिस्सा है। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तहान में बैठने से रोक दिया गया था। अब जो उनके पिताजी थे लेखिका के, यानी कि नानी अपनी बेटी की शादी के लिए अपने जो पति के दोस्त से कह के गई थी, तो क्या हुआ था, पति के जो दोस्त थे प्यारेलाल शर्मा, उन्हीं के बेटे से उनकी
उन्होंने अपनी उस लड़की की शादी कर दी थी, यानी कि जो जिस दोस्त से उन्होंने ये कहा था कि तुम ही मेरी लड़की के लिए लड़का ढूंढोगे, वर ढूंढोगे, तो उन्होंने अपने ही प्यारेलाल शर्मा ने अपने ही बेटे से उस लड़की की शादी करवा दी थी। ठीक है, और वो बहुत पढ़े लिखे थे, उनका लड़का बहुत पढ़ा लिखा था, यानी कि लेखिका के पिताजी पढ़े लिखे थे, और इसी में ICS के इम्तिहान में बैठने से उन्हें अंग्रेज़ों ने रोक दिया था, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। ठीक है, वो कैसे थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, परंतु उनके पास जो अपने पिताजी की जो वसीयत या कोई भी किस तरह से कोई भी उनके पास जो माता पिता का दिया है कोई भी वसीयत या कोई भी पैसा नहीं था, कोई भी धन नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। अब माँ कैसी थी बेचारी, लेखिका की माँ, वो अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सदा सादा जीवन जीने वाली थी, क्योंकि गांधी जी का प्रभाव था उस समय, गांधी जी ने आंदोलन चलाया हुआ था देश को आज़ाद करने का। तो बस माँ को बेचारी को अपनी माँ का भी कहना मानना पड़ता, और गांधी जी, क्योंकि उनकी माँ गांधी जी के आदर्शों पर चलती थी, तो बेटी को भी ऐसी करना पड़ा। ठीक है, वो भी मजबूर हो गई इस तरह से ख्याल रखने को। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। चनका खा जाना यानी कि दर्द हो जाना। ठीक है, वो इतनी दुबली पतली थी उनकी माँ, लेखिका की माँ, ठीक है, कि वो अगर वो खादी की सूती की साड़ी पहनती, उन दिनों खादी मोटा धागा हुआ करता था, उसकी साड़ियाँ होती थी कि उनकी कमर दुखने लगती, दर्द करने लगती। रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती। अब जब लेखिका की माँ की शादी हुई तो रात भर वो जागती और उस साड़ी को पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, क्योंकि भाई साड़ी पहनना तो एक मुश्किल टास्क है। तो इस तरह से उनको वो करती, प्रैक्टिस करती रात भर साड़ी पहनने की, जिससे उनको क्या करना पड़े कि कुछ शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, लोग उनका मजाक ना बनाएं। वह कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छीके पर टांग दी। अब क्या हुआ कि वो इस तरह की थी, बिल्कुल दुबली पतली नाजुक सी थी कि उनकी सास यानी कि उनकी माँ की सास, तो लेखिका की कौन हो गई, दादी, वो कहती थी हमारी बहू तो ऐसी है, बिल्कुल इतनी नाजुक है कि धोई पोंछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छीके से उतारने की पेशकश नहीं की थी। अब क्या था कि यानी कि उनको इस तरह से सब लोग नाजुक मानते थे, और कोई भी उनसे ज़बरदस्ती नहीं करता था कि तुम घर के काम करो या कुछ इस तरह से करो, उनको उनके तरीके से जीने दिया जाता था। क्यों नहीं की, इसकी दो वजह थी। अब देखो, उनकी दादी से उनकी ससुराल, उनकी माँ से उनकी ससुराल में उनकी दादी ने कुछ भी नहीं कहा, कभी भी उनको जीने दिया आराम से, उनको परेशान नहीं किया। उसकी दो वजह थी, दो कारण थे। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। ठीक है, अब एक तो ये था कि उनका मायका जो था, क्योंकि उनके पिता तो क्या थे, वकील थे, बैरिस्ट्री पढ़े हुए थे, तो इस तरह से अब साहब उनके जो ससुराल वाले थे वो साहबों से खासे वसीबूत थे, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। देखो, इनके पिताजी भी और जो उनके ससुराल वाले थे, यानी कि लेखिका के जो दादा दादी थे वो लोग भी साहबों के घर से थे, ताल्लुक़ रखते थे, है ना, संबंध था उनका। और जो उनके नाना थे वो भी देखिए साहबों से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि उनके संबंध थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे, पैसे वाले लोग थे, इस तरह से। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे, यानी कि बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह उनका रहन सहन था, सब कुछ थे, लेकिन वो थे हिंदुस्तानी। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। ठीक है, अब मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं वो अंग्रेज़ों की प्रशंसा करते थे, उनके रहन सहन की, हर चीज़ की। गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। ठीक है, अब भले ही क्या था, लेखिका के पिताजी की जेब में कुछ भी पैसे नहीं थे, यानी कि वो कंगाल थे, और परंतु क्या थे, और भाई लेकिन उनका प्रशंसा होती थी, चारों तरफ प्रशंसा होती थी, भले ही उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उनकी प्रशंसा सब जगह हुआ करती थी कि भाई देखो इतना आज़ादी क्रांतिकारी लड़का है, इस तरह से उनकी होती थी। और फिर क्या होता था, ससुर जी थे उनके, यानी कि लेखिका के जो नाना थे वो भी क्या थे, ख़ानदानी रईस थे और बैरिस्टर थे पूरे एक तरह से, तो इसलिए उनका भी दबदबा रहता था, उनकी भी वजह से उनकी प्रतिष्ठा बनी रहती थी। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। अब आन बान शान वाले साहब ने किसको कहा गया, लेखिका के नाना को कहा गया। उन्होंने अपनी नाजुक सी लड़की लेखिका की माँ
किसे दी थी? लेखिका के पिताजी को दी थी, जो कौन थे? क्रांतिकारी थे लेकिन पढ़े लिखे थे। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती? कह रहे हैं कि इससे बड़ी कथा तो कोई हो नहीं सकती थी, वरना कोई इतने बड़े खानदान का जो व्यक्ति है वो अपनी बेटी की शादी ऐसे ही किसी क्रांतिकारी से नहीं करता। वो तो अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे खानदान, पढ़े लिखे नहीं, अच्छे यानी कि पैसे वाले घर में करता, कहने का मतलब ये था। लेकिन उनकी माँ की इच्छा थी, लेखिका की माँ की, तो इसलिए उनके पिताजी को ऐसा करना पड़ा। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और भी गाढ़ा बना चुकी थी। अब लेखिका लिखती हैं कि भाई इस तरह की कहानियां हमने सुनी थी, जैसे एकदम से रोमांचक कहानियां होती हैं, बिल्कुल रहस्यमयी कहानियां होती हैं, तो इस तरह से हमें लगता था ये ऐसी कहानियाँ हैं जो उनको बचपन में लेखिका को और उनकी बहनों को समझ में नहीं आती थी कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, इस तरह से। तो वो कहती कि भाई हमारे जो मन में थे वो रहस्य और भी ज़्यादा गाढ़े बन चुके थे। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। अब एक तो ये था, उनकी ससुराल में उनसे कोई कुछ नहीं कहते क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो रौब-दाब वाले व्यक्ति थे। दूसरा क्या हो गया, एक और वजह थी जो सबसे मेन थी, माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत और गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह से मिली जुली थी कि वे पारिजात से कम जादू नहीं मालूम पड़ती थी। यानी कि उनकी माँ कैसी थी? खूबसूरत थी, नज़ाकत से भरी हुई थी एकदम से, यानी कि नज़ाकत क्या होती है? शारीरिक कोमलता को नज़ाकत कहते हैं। और गैर दुनियादारी, तो यानी कि उन्हें दुनियादारी से कोई ज़्यादा मतलब था नहीं, यानी कि चालाकी से गैर दुनियादारी की से, यानी कि दुनिया की चालाकी वगैरह से उन्हें कोई मतलब नहीं था। ईमानदार थी, निष्पक्ष रहती थी और इस तरह से वो लगती थी जैसे पारिजात के फूल की तरह वो जादुई मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता। वो इतनी दुबली पतली थी, नज़ाकत से भरी हुई थी कि उनसे कोई भारी काम, ठोस काम कराने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय ज़रूर मांगी जाती थी, लेकिन कोई उनसे भारी काम तो नहीं कराता, कठिन काम नहीं कराता था, परंतु उनसे कोई भी किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए उनसे ज़रूर उनकी राय मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी, और उनसे एडवाइस ली जाती थी और उस एडवाइस को निभाया भी जाता था। तो ये सब निभाया भी जाता था, उनकी राय मांगी जाती थी और उनकी बात को माना भी जाता था। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। तो कह रहे हैं कि भाई देखो, हम तो हाथी से हल नहीं जुतवाया, ऐसे एक कहावत है कि हम हाथी से हल नहीं जुतवाते, हमारे पास तो बैल है। तो इस तरह से यानी कि हम क्या करेंगे भाई, हम तो अपनी बहू से कुछ काम नहीं कराते और हमारे पास तो काम करने वाले बहुत से लोग हैं, ऐसा अक्सर उनकी दादी कहा करती थी उनकी माँ के बारे में। तो अब देखिए क्या हुआ, बचपन से ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। लेखिका कहती है मुझे बचपन से ही समझ में आ गया था इस वाले शब्द का, ये वाला जो शब्द मैं बार बार सुनती थी, इसका अर्थ। जब देखा कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। ममतालू यानी कि ममतामयी परवरिश, जैसे माता पिता अपने बच्चों को प्रेम देते हैं, है ना। तो बच्चे कह रहे हैं कि लड़कियाँ लिखती हैं कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में, देखो क्या था, माँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। उनकी माँ ने बिल्कुल भी अपने बच्चों से कभी इस तरह का ममता भरा व्यवहार नहीं किया। ममता भरा व्यवहार का मतलब देखभाल, वैसे तो वो बहुत प्यार करती थी अपने बच्चों से उनकी माँ लेखिका की, लेकिन उस तरह से बाकी पूरे थोड़ा लापरवाह रहती थी और घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। बाकी उनकी दादी, उनके पिताजी सब लड़कियों की परवरिश में तैयार रहते थे, उनके हर बात का ध्यान रखने के लिए, लेकिन माँ नहीं रहती थी। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी। लेकिन दादी और उनकी जिठानियाँ, क्योंकि संयुक्त फैमिली थी, तो सभी लोग जो घर की और बाकी महिलाएं थी वो इन सब बच्चों का पालन पोषण करती थी, माँ कम करती थी। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि माँ आज़ादी का मतलब नहीं समझती थी। यह भावना उनमें भरपूर थी और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी हैं। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस तीस से पूछकर उनके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। लेखिका लिखती है कि हमारी माँ आम भारतीय और महिलाओं की तरह नहीं थी।
ना उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, ना हमारे लिए खाना पकाया और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। जिस तरह से माँ लड़कियों को कहती हैं भाई अच्छी पत्नी बनना है, तुम्हें बहू होना है, तुम ये काम करो, तुम ये काम मत करो, इस तरह से उन्होंने कभी ऐसी सीख नहीं दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी, क्योंकि एक तो उनकी माँ बीमार रहा करती थी, वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उससे ज़्यादा उनकी अरुचि का था। ठीक है, वो काम नहीं कर पाती थी, घर बार नहीं संभाल पाती थी और सबसे ज़्यादा उनका इन घर गृहस्थी के कामों में मन भी नहीं लगता था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था। उनकी माँ क्या करती थी, पढ़ने में मस्त रहती थी बस, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थीं। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते, ना उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। अब देखिए परंपरागत क्या होता है, घर में अक्सर जब बहुएं आती हैं तो उनसे अपेक्षा की जाती है तुम काम करो, तुम ये करो, तुम बिस्तर पे पड़ी रहती हो। तो लेकिन हमारे घर में लेखिका लिखती है कि हमारे दादा दादी या ससुराल में कोई भी माँ से काम करने को नहीं कहता था। ठीक है, उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। लेखिका लिखते हैं कि पता नहीं मेरी माँ को सब इतना प्रेम क्यों करते थे, इतनी श्रद्धा क्यों रखते थे, जबकि वह ना तो वो पत्नी वाले फ़र्ज़ निभाती थी, ना बहू वाले, और ना ही माँ वाला कोई पालन ऐसा कोई काम करती थी। साहबी ख़ानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए। अब लेखिका कहती है एक तो उनका ख़ानदान जो था, हमारे नाना जो थे वो साहबी थे, रौब वाले व्यक्ति थे, है ना, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो कह रही इसके अलावा मेरे 2 कारण समझ में आए। एक तो मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरे वे एक किसी की भी गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती। कहती कि मेरे को देखो 3 कारण समझ में आए। एक तो नाना जी का रौब-दाब, ठीक है, उनका प्रभाव, और दूसरा कि मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी। इस वजह से भी जो परिवार के लोग थे उनको बहुत श्रद्धा देते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दूसरा कारण था कि वह किसी की भी जो राज की बात रहती है, गोपनीय बातें रहती हैं, उसे किसी दूसरे से वो नहीं कहती थी, रहस्य को अपने तक ही रखती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। तो ये था स्टूडेंट आज का पाठ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इस पाठ को फिर से पढ़िए ताकि आपको ये समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।